दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। आज हमारे सामने है कनौजी भाषा। ठीक है जी, कनौजी जो भाषा बोली है उसके बारे में हम कुछ उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम बात करेंगे। जैसे नामकरण है, जो हम पहले जो भी भाषाएं देखी हमने उनको भी देखा था, इसी तरह से हम कनौजी का देखेंगे। नामकरण, उपबोली कौन सी इसकी, इसमें कौन सा साहित्य हमें देखने को मिलते हैं, और उत्पत्ति। आज मैंने एक उत्पत्ति के ना और विषय लिया है। हालांकि ये हमने हिंदी भाषा का जब हमने कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया था उसमें देख लिया था, परंतु आज फिर से मैं इसको देख इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि एक तरह से ये याद भी हो जाएगा, हमें रिपीट होने पे याद हो जाती है चीज़ जल्दी। ठीक है, उसके बाद हम क्षेत्र देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, बोली जाती है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और आपको पता है कि महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखते हैं व्याकरण की विशेषताएं और कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए नाम या कुछ जो भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम इसमें देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण को कि कनौजी जो बोली है उसका नामकरण किस तरह से होता है और विद्वानों द्वारा कौन कौन से मत दिए गए हैं। ठीक है जी, तो हम एक दो विद्वानों के अनुसार मत देख लेते हैं। तो मैं इनको मिटा रहा हूं और एक एक करके हम एक बिंदुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम नामकरण। और नामकरण की बात करें तो विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो कुछ एक मत हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो मत हमारे सामने आता है वह है कि कानिकोज ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को जो वो कनौज कहा गया, और उसी तरह जो उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसको कनौजी कहने लगी। ठीक है जी, तो कानिकोज कानिकोज ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इस प्रदेश को कनौजी कहने लगे, और इस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती थी उसको कनौजी कहने लगे। तो एक मत तो हमारे सामने ये हो गया। और दूसरा मत हमारे सामने आता है कि यहाँ पे सती का कान गिरा था इसलिए इसको कनौज कहने लगे। ठीक है जी, सती का कान गिरा था। आपने पौराणिक ग्रंथों में देखा होगा कि जब माता सती जो है वो अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग देती है, जो जहाँ पे हवन हो रहा था और यज्ञ हो रहा था, जहाँ पे अपने प्राण त्याग देती है, और जब शिव उसको उनको लेके पूरी धरती की परिक्रमा करने लगते हैं, तो आपको पता ही होगा कि विष्णु भगवान अपने चक्र से उनके जो शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। तो उनका जो कान था वो कनौज प्रदेश में गिरा था। इसी आधार पर जो है वो विद्वानों द्वारा कहते हैं विद्वान की वहां पे सती का कान गिरा था इसलिए इसको कनौज कहने लगे, कान से कनौज बन गया। ठीक है जी, तो दो ही मत हम यहाँ पे देख रहे हैं और इतनी ज्यादा अधिकतर देखने की जरूरत हमें है भी नहीं। और ये चीजें हमें समझने के लिए सिर्फ कि कनौज किस तरह से कनौजी भाषा का नामकरण हो, इस तरह से हमने ब्रज देखा था, खड़ी बोली देखी थी कि किस तरह से इन बोलियों भाषाओं के नामकरण होते। तो ये हमें याद रखनी चाहिए और ये हमें पता भी होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जड़ का पता होना चाहिए कि निकली तो निकली, परंतु के कहाँ से निकली, कैसे निकली, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दो ही मत हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उपबोलियां कि इसकी कौन सी उपबोलियां हैं। और जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उपबोली। ठीक है जी, और इसकी जो उपबोली है वो सिर्फ एकमात्र हमें उपबोली मिलती है, तिरहारी। ठीक है जी, कौन सी बोली है, तिरहारी। मात्र एकमात्र हमें बोली मिलती है सिर्फ तिरहारी। ठीक है जी, और अब हम लगे हाथ इसका एक और बिंदु देख लेते हैं, साहित्य। तो साहित्य की बात करें तो कनौजी जो भव बोली है उसमें सिर्फ लोक साहित्य मिलता है, केवल लोक साहित्य। लोक साहित्य तो आपको पता ही होगा कि लोक साहित्य क्या होगा। लोक साहित्य को भी हम जानेंगे। एक होता है शिष्ट साहित्य और एक होता है लोक साहित्य। लोक साहित्य वो होता है जो लोगों द्वारा
खुद बनवाया जाता है। इसमें ना तो किसी व्याकरणिक नियमों का पालन होता है, ठीक है। जिस श्रेष्ठ साहित्य जो होता है, श्रेष्ठ साहित्य में जो व्याकरणिक नियमों का पालन होता है, जो साहित्य रचा जाता है उसमें छंदों का प्रयोग होगा, जो व्याकरण की जितनी विशेषताएं होती हैं वो सारी आएंगी, जो काव्य शास्त्रीय विशेषताएं होती हैं, जो एक रचना निर्धारित करने में जो मापदंड होती हैं वो श्रेष्ठ साहित्य में आती है। और लोक साहित्य इसका उल्टा है, विपरीत है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी नियम नहीं होता है, तो वो है लोक साहित्य, ठीक है जी। तो ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति इससे पहले मैं नहीं बता रहा था, जितनी भी हमने भाषा देखी है, तो उत्पत्ति मैं इसीलिए भी नहीं बता रहा था क्योंकि हमने उत्पत्ति के संबंध में देख लिया था पहले, ठीक है जी। हम जब हिंदी भाषा का काल क्रमानुसार वर्गीकरण जब हम कर रहे थे तो वहां पे देख लिए। तो उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये अपभ्रंश के कौन से रूप से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर अपभ्रंश के रूप की बात करें तो अपभ्रंश के कौन से रूप से होती है, सौरसैनी रूप से। और सौरसैनी रूप की जो भाषा थी वो थी पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से ही कनौजी का विकास होता है, ठीक है जी। तो पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश का रूप कौन सा था, अपभ्रंश के सौरसैनी रूप के पश्चिमी हिंदी बोली से, ठीक है जी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से, ठीक है जी। ये हमने पहले भी देख लिया था, परंतु एक याद कराने के लिए जब हम दोहराते हैं चीज़ों को तो हमें जल्दी याद हो जाती हैं और बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में चीज़ें रहती है, तो इसलिए तो दोबारा से दोहराने के लिए मैंने ये उत्पत्ति भी रख दिया। अब हम इसका क्षेत्र देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में जो कनौजी भाषा बोली जाती है, ठीक है जी। और जो पांचवा हमारे सामने बिंदु है वो है क्षेत्र, ठीक है जी। और क्षेत्र को अगर हम देखें तो क्षेत्र में इटावा फर्रुखाबाद है, ठीक है जी। क्षेत्र, और क्षेत्र की बात करें तो इटावा फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद, ठीक है जी। हरदोई है, पीलीभीत है, ठीक है जी। और अगर और बात करें तो कानपुर भी है हमारे पास एक, ठीक है जी, इत्यादि। इन क्षेत्रों में जो कनौजी बोली जाती है, ठीक है जी। जो कनौजी के जो मुख्य क्षेत्र हैं या कनौजी जिन क्षेत्रों में बोली जाती है वो इटावा फर्रुखाबाद हरदोई पीलीभीत और कानपुर, ये मुख्य यही हैं, ठीक है जी। और ये क्षेत्र याद करने चाहिए क्योंकि इससे संबंधित जो नेट में बहुत बार प्रश्न बना है, और नेट जैसी परीक्षाओं में तो बनता ही बनता है, और पीजीटी टीजीटी जो परीक्षाएं हिंदी से संबंधित होती हैं उसमें भी ये प्रश्न बनते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दो चार हम। और ये हमारा कनौजी जो था कि सामान्य सा परिचय हमारे सामने समझने के लिए हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, और महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करें तो ये ओकार बहुला बोली है। सबसे पहले ओकार बहुला बोली है, ओकार बहुला बोली, ठीक है जी। ओकार बहुला बोली है। ओकार बहुला के बाद अगर बात करें कुछ व्याकरणिक विशेषताओं, ध्वन्यात्मक विशेषताओं की बात करें तो ध्वन्यात्मक विशेषताओं जैसे हम देखेंगे आई और औ के स्थान पर ए और ओ का प्रयोग होता है, और ओ का प्रयोग, ठीक है जी। तो ये भी इसकी विशेषता है,
ठीक है जी। ए सॉरी ऐ और औ के स्थान पर ए और औ का प्रयोग होता है। ठीक है जी। एक व्याकरणिक विशेषता हमारे सामने ये भी हो जाती है। ठीक है जी। और इसके बाद हम देखेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी। तो अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में है कि मध्य ह का लोप हो जाता है जब शब्द, जैसे हमने प्रयोग लिखा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मध्य शब्द के मध्य में ह आता है तो ह का लोप हो जाता है। ठीक है जी। मध्य में आए ह का लोप, जो ये ह ध्वनि होती है, ह वर्ण होता है, उसका लोप हो जाता है। ये कनौजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है का लोप। ठीक है जी। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण विशेषताएं सामान्य से परिचय कराने के लिए कुछ जरूरी भी हैं। ठीक है जी। एक और विशेषता है कि मध्य में आए, मध्य में आए व का ऊ हो जाता है, नहीं ऊ हो जाता है। ठीक है जी। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है जी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या महत्वपूर्ण तथ्य कनौजी से संबंधित। और कनौजी को हमने एक सामान्य परिचय जो वो देख लिया है। अब सामान्य परिचय देखने के बाद हमें पता चलेगा कि कनौजी नामकरण किस तरह से होता है, उसके कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, कौन से अपभ्रंश के रूप से होती है। और ये चीज़ें हमें जब पता हो जाती हैं तो हमें पता चल जाता है। और उसके बाद अगर हमको अच्छे तरीके से जानना है इसके बारे में तो हम किताबों में देख सकते हैं। जो अच्छे लेखकों की किताबें हमें मिलती हैं उनमें से बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया होता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ जो हिंदी से संबंधित तैयारी कर रही हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय को लेकर।